स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट में, जिसके अंदर हम लेकर आते हैं एएनएम से रिलेटेड टॉपिक्स और सिलेबस, जिसके अंदर हम सारा एक्सप्लेनेशन करते हैं एएनएम से रिलेटेड और उन टॉपिक्स का। कल हमने डिस्कस किया था ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जिसके अंदर हमने ट्यूबरकुलोसिस की डेफिनेशन आपको बता दी थी, उसके कोजेज आपको बता दिए थे और उसके डायग्नोसिस हमने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिए थे। आज हम पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट और उसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने कल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपको क्या बताया था। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज है। क्या है ट्यूबरकुलोसिस? एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि वो अपने बॉडी के अंदर एक ऑर्गन को अफेक्ट करती है। वो ऑर्गन कौन सा होता है? लंग्स होता है। फिर हमने उस कोजेज के बारे में बात की थी। कोजेज मोस्ट कॉमन कौन था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया था। उसके साथ हमने पुअर्टी बताई थी आपको। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के बारे में बताया था कि वो क्या करता है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता, उसके द्वारा भी क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है। ओवर क्राउडिंग था, बहुत सारे हमने आपको कल कोजेज बताए थे, वो कोजेज आपको मेंशन करवा रखे थे। उसके बाद हमने आपको डायग्नोसिस बताया था, जिसके अंदर हमने आपको मोंटॉक्स टेस्ट बताया था, जिसके अंदर ट्यूबरकुलिन टेस्ट दोनों क्या है, चाहे उसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोल दो चाहे उसको मोंटॉक्स टेस्ट बोल दो, जिसके अंदर क्या है पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव क्या है, एक इंजेक्शन आता है, वो इंट्राडर्मली लगाया जाता है और 48 से 72 घंटे के बाद चेकअप किया जाता है कि अगर जहां पे हमने इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया है वहां पे अगर स्वेलिंग आती है तो आप क्या हो, ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्टेड हो, आप ट्यूबरकुलोसिस कंफर्मेशन नहीं हो, आप क्या हो, सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्टेड हो। मोंटॉक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलिन स्क्रीन टेस्ट सिर्फ एक सस्पेक्टेड चेक करने के लिए ही किया जाता है। उसके बाद हमने करवाया था आपको स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर के अंदर एसिड फास्ट बेसिलाई, अगर स्पुटम में एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट होता है तो आप कंफर्म हो कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है। एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे के अंदर क्या होता है, एक्सरे के अंदर अगर नोडल्स बनते हैं, कैविटीज बनती हैं, तो कैविटीज किस चीज का है एविडेंस है कि आपको क्या है, टीबी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस का, एक तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के माध्यम से और एक सेकेंड लाइन ड्रग्स के माध्यम से। जब तक आप टीबी का जो पेशेंट होता है, ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित जो पेशेंट होता है, अगर आप उसको फर्स्ट लाइन मेडिसिन नहीं दोगे, मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग आप उसको नहीं दोगे, तब तक आप टीबी के ट्रीटमेंट को नहीं कंप्लीट कर सकते। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लाइन के अंदर हमने कौन कौन सी मेडिसिन मेंशन की थी, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्बुटोल। ये ड्रग्स आपको टीबी के ट्रीटमेंट के लिए देनी पड़ेगी। जब तक आप ये टीबी के लिए ये ट्रीटमेंट आप नहीं दोगे, तब तक आप टीबी के बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है साफ साफ कि जो टीबी का ट्रीटमेंट है वो 6 मंथ तक दिया जाता है। 6 मंथ थेरेपी। ठीक है, 6 मंथ थेरेपी। आप देखना कि आपके गांव में, घरों में, मोहल्लों में जो भी पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको कंटिन्यू क्या करना है, 6 मंथ आपको मेडिसिन लेनी है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। 6 मंथ आप चेकअप करवा के जाना है और वो मेडिसिन आपको लेनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 6 मंथ थेरेपी, 6 महीने तक आपको फर्स्ट लाइन ड्रग लेनी ही पड़ेगी। जिसके अंदर देखो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल आपको फर्स्ट 2 मंथ लेनी है। ठीक है, कि चारों जो ड्रग्स है आपको फर्स्ट 2 महीने तक आपको ये चारों ही ड्रग्स कंटिन्यू लेनी है। क्यों? क्यों देखो हम लिखा है मैंने 6 मंथ थेरेपी, जिसके अंदर आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल फर्स्ट 2 मंथ, 2 महीने तक आपको ये चारों मेडिसिन लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 मेडिसिन को बंद कर देना है और फिर 2 मेडिसिन जिसके अंदर आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन नेक्स्ट 4 मंथ आपको लेना है। तो देखो 2 और प्लस 4 कितने हो गए, 6 मंथ हो गए। तो 2 मंथ तक तो आपको आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल आपको चारों लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो पायराजिनामाइड आपको बंद कर देनी है और एक आपको इथाम्बुटोल आपको बंद कर देना है। और कौन सी 2 मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है, नेक्स्ट 4 मंथ के लिए आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन आपको कंटिन्यू रखनी है। ये कौन सी ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग। आपको पूछे फर्स्ट लाइन ड्रग कौन कौन सी होती है ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, तो आप क्या बोलोगे, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल और पायराजिनामाइड। ये चारों ड्रग्स क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग कहलाती है। इस फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर फर्स्ट 2 मंथ के लिए चारों मेडिसिन दी जाती है, उसके बाद 2 मेडिसिन आपको बंद कर देनी है और 4 मंथ के लिए कंटिन्यू रखनी है आपको आइसोनियाजिड और
रिफाम्पिसिन। ये कौन सी ड्रग्स होती है? फर्स्ट लाइन ड्रग, जो मैंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखी है, देखो फर्स्ट लाइन ड्रग। 6 मंथ थेरेपी है, 6 महीने के लिए आपको कंटिन्यू लेनी पड़ेगी। ये चारों ड्रग यहाँ मैंने मेंशन कर रखी है। ओके, उसके बाद है सेकेंड लाइन ड्रग। कौन सी ड्रग है? सेकेंड लाइन ड्रग। सेकेंड लाइन ड्रग के अंदर देखो अमिकासिन, लाइनाजोलिड, लियोफ्लोक्सासिन और मोक्सिफ्लोक्सासिन, ये सारी क्या है? एंटीबायोटिक है। ये सारी क्या है? एंटीबायोटिक है, जो हेल्प करती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये ड्रग्स भी आपको क्या करनी पड़ेगी? इनको साथ में देनी पड़ेगी। इसमें आपको पेशेंट को अगर अमिकासिन सूट होती है तो आप उसको अमिकासिन दो, लाइनाजोलिड उसको सूट होती है तो उसका लाइनाजोलिड दो, लियोफ्लोक्सासिन सूट होती है तो लियोफ्लोक्सासिन, और मोक्सिफ्लोक्सासिन सूट होती है तो उसको मोक्सिफ्लोक्सासिन आपको देनी पड़ेगी। ये कौन सी? सेकेंड लाइन ड्रग। क्यों? क्योंकि इसके साथ अगर ये आप दोगे तो आप क्या करोगे? उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आसानी करोगे। ठीक है, ये क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग दोनों आते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन के अंदर आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्बुटोल। एक चीज याद रखना कि रिफाम्पिसिन जो व्यक्ति या फिर जो पेशेंट लेता है उसको रेड कलर का यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंट को भी घबराने नहीं देना है। जब भी आप ये मेडिसिन क्या करो, उसको प्रिस्क्राइब करो, तो आप उसको बोल दो, जो भी जिस पेशेंट दोगे, कि अगर आप इस मेडिसिन को लेते हो तो आपका यूरिन कैसा आएगा? रेड कलर का आएगा। ठीक है, तो रेड कलर आता है इस रिफाम्पिसिन मेडिसिन के कारण। ये ना तो कोई कॉम्प्लिकेशन है और ना ही कोई साइड इफेक्ट है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं रेड कलर यूरिन। कौन सा कलर? रेड कलर यूरिन आएगा जब आप क्या करते हो? रिफाम्पिसिन कंटिन्यू रखते हो। ना तो कोई कॉम्प्लिकेशन है और ना ही कोई साइड इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? कि पेशेंट को हम किस तरीके से अपने हॉस्पिटल में या फिर अपने घर में रखते हैं, ये क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। कि पेशेंट क्या रहे? एक कंफर्ट तरीके से रहे, एक आराम की पोजीशन में रहे, कि उसको जो डिजीज हो गई है वो ज्यादा ना फैले, हम उसको क्या कर सकें? वहीं पे प्रिवेंट कर सकें। या फिर ये ट्यूबरकुलोसिस को हो गया है, ये आगे किसी भी दूसरे व्यक्ति को स्प्रेड ना हो, ना फैले, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? एक मैनेजमेंट करते हैं, एक प्रबंधन करते हैं। ये क्या होता है? देखो सबसे पहले लिखा है मैंने कंफर्ट पोजीशन। कंफर्ट पोजीशन क्यों? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से व्यक्ति को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, श्वास की प्रॉब्लम उसको हो सकती है, तो उसको क्या करेंगे? कंफर्ट पोजीशन देंगे, जिसके अंदर व्यक्ति को सेमी फाउलर पोजीशन मोस्ट कॉमन दी जाती है, जिससे क्या होगा? व्यक्ति आसानी से रेस्पिरेशन ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्ति को कंफर्ट पोजीशन देंगे। कंफर्ट पोजीशन के साथ पेशेंट को आइसोलेशन किया जाता है। आइसोलेशन करने का मतलब क्या हुआ? आइसोलेशन होता है कि डिजीज का कंफर्म हो जाना, डिजीज का कंफर्म हो जाना, उस कंफर्म होने के बाद, उस डिजीज का कंफर्म होने के बाद हम उस व्यक्ति को क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। मतलब पूरा उसको एकदम रूम में, या फिर जिसको यूनिट होती है, रेस्पिरेटरी यूनिट होती है, टीबी यूनिट होती है, उसमें हम उसको रख देते हैं। ठीक है, वो कहलाता है आइसोलेशन। आइसोलेशन कब किया जाता है? जब डिजीज कंफर्म हो जाए। डिजीज कंफर्म होने से पहले एक वर्ड आता है जिसको हम क्वारंटाइन बोलते हैं। डिजीज सस्पेक्टेड व्यक्ति, डिजीज सस्पेक्टेड व्यक्ति को हम क्वारंटाइन करते हैं, और कंफर्म होने के बाद अगर हम पेशेंट को आइसोलेट करते हैं, वो क्या कहलाता है? आइसोलेशन कहलाता है। उसके बाद आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर कि जितनी किलो कैलोरी, जितने प्रोटीन, जितने विटामिन उसको, उस बॉडी को चाहिए, उस व्यक्ति को चाहिए, वो हमको क्या करने? प्रोवाइड करवाने हैं। कि जैसे मानो कि टीबी के अंदर प्रोटीन चाहिए तो हमको प्रोटीन देना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को प्रोटीन तो हम कम दे रहे हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट कंटिन्यू रख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि कितनी मात्रा में प्रोटीन देना है, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देना है, कितनी मात्रा में उसको फैट देना है, कितनी मात्रा में उसको मिल्क देना है, कितनी मात्रा में उसको अदर जो भी फ्लूइड्स हैं वो देने हैं, कितनी मात्रा में उसको इलेक्ट्रोलाइट देना है, वो सब क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है। कि एक बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू प्रोटीन चले जा रहा है, कंटिन्यू कार्बोहाइड्रेट चले जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बैलेंस डाइट बनाए रखते हैं। पहले हम क्या करते हैं? कंफर्ट पोजीशन देते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं उसको, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। बैलेंस डाइट उसको मेंटेन कर रखते हैं। और नेक्स्ट क्या है? डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर भी आती है, श्वास की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो हम क्या करते हैं? डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं।
डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का मतलब क्या हो, मैंने आपको एक बार पहली जो क्लास थी उसमें बताया था कि आपको क्या करना है, एकदम से डीप क्या करना है, इंस्पायरेशन करना है और उसको क्या करना, फोर्सफुली बाहर छोड़ना है। क्या करना आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में कि एक इंस्पायरेशन करना है, एक गुड वे में, एक अच्छे तरीके से इंस्पायरेशन करना है और इंस्पायरेशन करने के बाद फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना है, वो क्या कहलाता है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहलाता। समझ गए बात आपको कि आप क्या करोगे, नोज से एकदम से प्रेशर के साथ उसको क्या करोगे, अपने लंग्स के अंदर लोगे और फिर क्या करोगे, आप अपने नोज को तो बंद रखोगे और माउथ के द्वारा फोर्सफुली आपको क्या करना है, CO2 को बाहर छोड़ना है। ये क्या कहलाता है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहलाता है। उसके बाद क्या था, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। पेशेंट का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करना, अपन को अच्छे तरीके से डिस्पोज करना है। उसका यूरिनल भी हो सकता है, उसका स्टूल भी हो सकता है, उसका अस्पुटम भी हो सकता है और उसके जो काम में लिए हुए कोई वेपर हो सकते हैं, कुछ बर्तन ऐसे हो सकते हैं जो हमको रीयूज नहीं करना है, उसको वापस क्या करना है, एक अच्छे वे में डिस्पोज करना है ना। अगर आप क्या करोगे, उसको जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाले जो व्यक्ति हैं उनके अगर संपर्क में लाओगे तो वो भी क्या होंगे, उस कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अपन क्या करेंगे कि जो भी डिस्पोज होगा, कौन सा डिस्पोजल, इस ट्यूबरकुलोसिस व्यक्ति का जो डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल का मतलब यहाँ पे अगर आप मेंशन करना चाहो तो एक्सक्रेटा कर लो। क्या कर लो, एक्सक्रेटा। और एक्सक्रेटा वो होता है जो व्यक्ति के शरीर से बाहर आता है, जिसके अंदर स्पुटम आता है, यूरिन आता है और उसका स्टूल आता है। तो यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, उसका स्टूल, उसका यूरिन और उसका स्पुटम, ये सारे क्या कहलाते हैं, एक्सक्रेटा कहलाते हैं और इनको प्रॉपर वे में क्या करना है, डिस्पोज करना है। उसके बाद है लास्ट, टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन का मतलब कि उसकी जो पर्सनल हाइजीन है उसको प्रॉपर वे में बाथिंग करवाना, उसको ब्रूशिंग करवाना, उसके कपड़े चेंज करना, वो सभी किस में आते हैं, पर्सनल हाइजीन में आते हैं। अगर व्यक्ति पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं करेगा तो कम्युनिकेबल डिजीज दूसरे व्यक्ति में क्या करेगा, वो स्प्रेड करेगा। आज का टॉपिक हमारा ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन, उसके कॉजेज, उसके डायग्नोसिस, मेडिकल ट्रीटमेंट और उसका मैनेजमेंट हमने आपको करवा दिया है। आई होप आपको ट्यूबरकुलोसिस एएनएम से रिलेटेड समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट को। थैंक यू।